हेलो बच्चों, वेलकम टू बूस्ट ब्रेन। दिस इज़ नितेश माथुर। आज हम यहाँ देखने वाले हैं क्लास 7th की ज्योग्राफी का चैप्टर 3, जिसका नाम है अवर चेंजिंग अर्थ। बच्चों, ये चैप्टर आज का बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर है और इस चैप्टर में हमें देखने को मिलेगा अर्थ की फोर्सेस के बारे में, जो कि दो प्रकार की होती हैं। तो अर्थ की जो फोर्सेस हैं, जैसे कि एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं क्या होती हैं एंडोजेनिक फोर्सेस और क्या होती हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस में हम बात करेंगे वोल्केनो की, अर्थक्वेक की, और एक्सोजेनिक जो फोर्सेस हैं वहाँ पर हम देखेंगे इरोजन और डिपोजिशन जो है उनकी वजह से पृथ्वी जो है या जो अर्थ की जो सरफेस है वहाँ पर हमें क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। The lithosphere is broken into a number of plates known as the lithospheric plates. You will be surprised to know that these plates move around very slowly. तो यहाँ पर दिया गया है कि लिथोस्फीयर जो है वो कई सारी प्लेट्स में डिवाइडेड है या कई सारी प्लेट्स में विभाजित है, और इन्हीं प्लेटों को हम कहते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स, है ना। आगे दिया हुआ है यू विल बी सरप्राइज्ड, यानी कि आपको ये जानकर बड़ा ही आश्चर्य होगा कि ये जो प्लेट्स होती हैं वो मूव करती हैं, वो भी बहुत धीमे धीमे जो है मूव करती हैं। जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर ईच ईयर, मतलब हर साल कुछ मिलीमीटर ये जो प्लेट्स हैं वो मूव करती हैं। आगे दिया हुआ है दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। अब बात आती है कि ये जो प्लेट्स हैं वो मूवमेंट क्यों करती हैं या कैसे करती हैं, है ना। तो दिया गया है कि जो पृथ्वी के अंदर जो मोल्टन मैग्मा होता है ना, अब क्योंकि मोल्टन मैग्मा जो है वो मूव करता है, तो साथ में ही जो प्लेट्स हैं हमारी वो भी क्या करती हैं, मूव करती हैं। तो कह सकते हैं कि क्योंकि हमारा जो पृथ्वी के अंदर जो मोल्टन मैग्मा है वो मूव करता है, इसलिए हमारी जो प्लेट्स हैं वो भी क्या करती हैं, मूव करती हैं। आगे दिया हुआ है द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव इन अ सर्कुलर मैनर एज शोन इन द एक्टिविटी। तो यहाँ बताया गया है कि जो हमारा मोल्टन मैग्मा है जो कि अर्थ के अंदर पाया जाता है, ये मैग्मा जो है वो एक सर्कुलर मैनर में जो है मूव करता है। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉजेज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब देखो दिया हुआ है कि ये जो मूवमेंट है अर्थ की, इसकी वजह से पृथ्वी की जो सरफेस है वहाँ पर हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। और आगे नेक्स्ट देखिए द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस विच कॉजेज देम, है ना। तो जो पृथ्वी की जो मूवमेंट है, अर्थ की जो मूवमेंट है, उनको हमने डिवाइड किया है काय के आधार पर, फोर्सेस के आधार पर, है ना। तो जो फोर्सेस हैं उनके आधार पर हमने पृथ्वी की जो मूवमेंट है या अर्थ की जो मूवमेंट है उसको 2 टाइप में डिवाइड किया है। लिखा हुआ है आगे देखो द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एंडोजेनिक फोर्सेस, है ना। तो बात करें फोर्सेस की तो कहा जा रहा है कि वे फोर्सेस जो पृथ्वी के अंदर काम करती हैं, है ना, अर्थ की सरफेस के अंदर जो फोर्सेस काम करती हैं उन्हें कहते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। आगे और दिया हुआ है एंड द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एक्सोजेनिक फोर्सेस। और आगे बताया गया है वे फोर्सेस जो पृथ्वी की सतह के ऊपर काम करती हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे दिया हुआ है एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट एंड एट द अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट। तो देखो कहा जा रहा है कि जो एंडोजेनिक जो फोर्सेस होती हैं उनकी वजह से कभी कभी क्या होता है, सडन मूवमेंट भी क्रिएट होती है और कभी कभी स्लो मूवमेंट भी होती है ना। अब सडन मूवमेंट में अगर बात करें तो यहाँ पर 2 मूवमेंट हैं जिनको हम एक तरह से बहुत अच्छे से जानते हैं, अच्छे तरीके से। तो एक तो है अर्थक्वेक और एक है वोल्केनो, है ना। और ये जो दोनों ही मूवमेंट हैं ये सडन मूवमेंट हैं और इनकी वजह से काफ़ी सारा जो डिस्ट्रक्शन है वो हमें देखने को मिलता है पृथ्वी की सतह पर। आगे देखते हैं अ वोल्केनो इज अ वेंट, यानी कि ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल एरप्ट्स सडनली। तो यहाँ पर वोल्केनो के बारे में बताया गया है कि वोल्केनो क्या होता है। तो देखो बताया गया है कि जो वोल्केनो होता है वो एक तरह का ओपनिंग होता है, एक तरह का वेंट होता है जो कि कहाँ पाया जाता है, अर्थ की सरफेस पे पाया जाता है। और ये जो ओपनिंग है या ये जो वेंट होता है अर्थ की सरफेस पर, इसी ओपनिंग में से या इसी वेंट में से जो मोल्टन मैग्मा है पृथ्वी के अंदर का वो बाहर निकलता है ना। और बाहर निकलने के बाद में क्या होता है, बाहर निकलने के बाद हम जानते हैं कि वो
ठंडा हो जाता है, और ठंडा हो जाने के बाद में जैसे कि हमने देखा था पहले जो रॉक्स बनती हैं, है ना, तो जिनको हम इग्नियस रॉक्स भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा वोल्केनो। अब आगे देखते हैं, सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट, है ना। अब बताया जा रहा है कि उसी प्रकार जो लिथोस्फेरिक प्लेट होती हैं वो मूव करती हैं, और मूव करने की वजह से क्या होता है, पृथ्वी की जो अर्थ है वो वाइब्रेट करती है, यानी कि कंपन करती है। ये जो वाइब्रेशन है ये ट्रैवल कर सकते हैं ऑल अराउंड द अर्थ, यानी कि जो पूरी पृथ्वी है उस पूरी पृथ्वी पर ये क्या कर सकती हैं, ये वाइब्रेशन ट्रैवल कर सकते हैं। और ये जो वाइब्रेशंस होते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं अर्थक्वेक्स, यानी कि भूकंप कहते हैं। आगे दिया हुआ है द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस। तो कहा जा रहा है कि वो प्लेस या वो जगह जहाँ से ये जो मूवमेंट है या जो भी वाइब्रेशन है, या कह सकते हैं कि जो अर्थक्वेक है वो स्टार्ट होता है, वो उसको कहते हैं फोकस। मतलब वो जगह जहाँ से ये वाइब्रेशन शुरू हुई है तो उसको कहते हैं फोकस। आगे दिया हुआ है द प्लेस ऑन द सरफेस, है ना, यानी कि सतह के ऊपर का जो स्थान है ना, यानी कि फोकस के ऊपर का जो जगह है उसको कहते हैं एपिसेंटर, है ना। उसके बाद दिया हुआ है वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव, है ना। अभी कह रहा है कि जो वाइब्रेशंस होती हैं, जो तरंग जो तरह से कंपन जो है वो तरंगों के रूप में, है ना, वेव्स के रूप में जो है एपिसेंटर से बाहर की तरफ क्या करता है, ट्रेवल करता है। आगे दिया हुआ है ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेज अवे फ्रॉम द सेंटर। तो आगे दिया हुआ है कि जो एपिसेंटर होता है उस एपिसेंटर के आसपास वाले इलाके में इसका जो डैमेज है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे ये जो वाइब्रेशन है वो दूर जाएगा वैसे वैसे इसका जो डैमेज है ना, इसका जो इफ़ेक्ट है वो कम होता चला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, ऑल्दो अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज्ड इफ़ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। तो यहाँ बताया जा रहा है कि यद्यपि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हम ये भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि अर्थक्वेक कब आएगा, है ना, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम इसके इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं, हम इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं, यदि हम क्या करें, पहले से ही तैयार रहें, या हम पहले से ही तैयारी करके अगर रख लेते हैं तो इसके इफ़ेक्ट को, इसके इम्पैक्ट को हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट, सम कॉमन अर्थक्वेक प्रेडिक्शन मेथड एडॉप्टेड लोकली बाय पीपल इंक्लूड स्टडिंग एनिमल बिहेवियर लाइक फिश इन द पॉन्ड्स गेट एगिटेटेड, स्नेक्स कम टू द सरफेस, है ना। तो दिया हुआ है आगे, मतलब जो अर्थक्वेक का जो प्रेडिक्शन है, यानी कि जो भविष्यवाणी है, या कह सकते हैं कि एक ओल्ड मेथड है जो कि पहले के जो लोग थे, लोकल लोग, मतलब जो लोकल पीपल हुआ करते थे, जो सामान्य लोग हुआ करते थे, वो प्रेडिक्ट किया करते थे। तो वो एक तरह से भविष्यवाणी करते थे कि भूकंप आने वाला है या नहीं आने वाला है। तो वो प्रेडिक्शन वो किस तरह से किया करते थे, तो जानवरों का जो बिहेवियर है, एनिमल जो बिहेवियर है उसको वो बहुत अच्छे से समझते थे, और उस बिहेवियर को देखते हुए वो ये पता लगा लेते थे कि अर्थक्वेक जो है आएगा या नहीं आएगा। इसी तरीके से जो मछलियाँ होती हैं पॉन्ड के अंदर, है ना, ये जो सांप होते हैं, स्नेक्स होते हैं, वो सरफेस पे, यानी कि अपने जो बिले होते हैं उनसे बाहर निकल आते थे। तो कहीं ना कहीं ये जो मेथड है काफ़ी ओल्ड मेथड है, जिसके द्वारा लोग जो है, लोकल पीपल जो है वो प्रेडिक्ट किया करते थे अर्थक्वेक को। यहाँ आगे दिया हुआ है, देखो एक केस स्टडी जो है वो दे रखा है, और गुजरात के अंदर एक भूकंप जो है वो आया था 26 जनवरी 2001 को, है ना, यानी कि 26 जनवरी 2001 में गुजरात के अंदर भुज नामक एक जगह है ना, भुज नामक एक टाउन है, वहाँ पर ये अर्थक्वेक आया था। तो काफ़ी यहाँ पर हमें उस समय पर देखने को मिला था, काफ़ी जो है डिस्ट्रक्शन हुआ था, काफ़ी जान माल की हानि यहाँ हुई थी, और यहाँ पर ये दिया हुआ है इसके बारे में, तो पढ़ सकते हैं। आगे यहाँ पर प्रिकॉशंस दे रखे हैं, है ना, कि जब भी अर्थक्वेक आता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले दे रखा है, देखो सेफ स्पॉट, है ना, तो हमें किसी भी सेफ जगह पर जो है चले जाना है। जैसे कि दिया हुआ है, देखो अंडर ए किचन काउंटर, टेबल और डेस्क अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर और वॉल, है ना। तो यानी कि किचन के अंदर जो काउंटर होता है उसके नीचे हमें चले जाना है, या कोई टेबल है उसके नीचे हमें बैठ जाना है, या कोई डेस्क है ना। तो मतलब किसी न किसी चीज़ का हमें सहारा जो है ले लेना है, उसके नीचे जाके बैठ जाना है।
और आगे लिखा हुआ है स्टे अवे फ्रॉम, यानी कि हमें किसी से दूर रहना है ना। तो जो फायर प्लेसेस हैं या चिमनी के आसपास का जो एरिया है, जो विंडो है ना, या मिरर वगैरह है या कोई पिक्चर फ्रेम है, तो उनसे हमें दूर रहना है। और आगे दिया हुआ है बी प्रिपेयर्ड, है ना। तो स्प्रेड अवेयरनेस अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ये जो जागरूकता है, ये जो अवेयरनेस है, वो हमें सभी तक फैलानी है, यानी कि जो अपने फ्रेंड्स हैं या जो फैमिली मेम्बर्स हैं, सभी को इसके बारे में अवेयर करना है। और कोई भी जो डिजास्टर आता है, कोई भी जो आपदा आती है, उसको हमें बड़े कॉन्फिडेंटली जो है उसको फेस करना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं अपना एक नया टॉपिक, मेजर लैंडफॉर्म्स। तो यहाँ दिया हुआ है द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेस, वेदरिंग एंड इरोजन। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो हमारा जो लैंडस्केप है या हमारा जो स्थलाकृति है, वो लगातार जो है वो चेंज होता रहता है, उसमें काफ़ी सारे जो चेंजेस हैं वो आते रहते हैं। और चेंजेस जो हैं वो दो प्रोसेस की वजह से आते हैं। तो दोनों प्रोसेस जो हैं वो सामने दी हुई हैं, एक का नाम है वेदरिंग और एक का नाम है इरोजन। तो देखो वेदरिंग क्या होता है, वेदरिंग इज़ द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। यानी कि वेदरिंग के बारे में कहा जा रहा है कि जो चट्टानें होती हैं, जो रॉक्स होती हैं अर्थ की सरफेस पर, वो धीरे धीरे टूटने लगती हैं। और वो टूटती किसकी वजह से है, देखो तो हम देख सकते हैं कि कई सारे जो फैक्टर हैं इसमें, जैसे टेम्परेचर है ना, और उसके बाद रेन, बारिश है ना। तो काफ़ी सारे जो फैक्टर हैं वो यहाँ काम करते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जो अर्थ की जो सरफेस पर जो रॉक्स पाई जाती हैं, जब वो टूटने लगती हैं तो इसी को हम वेदरिंग कहते हैं। फिर आगे दिया हुआ है इरोजन। तो इरोजन क्या है, देखो इरोजन इज़ द वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस, है ना। तो ये जो टूटा हुआ जो भी वियरिंग पार्ट्स होता है, या वियरिंग मतलब एक तरह से जो टूटा हुआ जो पत्थर वगैरह होते हैं, या जो है ना रेत वगैरह होती है, जो भी होता है, अब ये जो एक तरह से जो मटेरियल है उसको अलग अलग एजेंट्स के द्वारा, जैसे कि वाटर हो गया, विंड हो गया, आइस हो गया, तो इनके द्वारा क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। तो एक जगह से ले जाया जाता है और दूसरी जगह पर जाकर उसको जमा दिया जाता है। जैसे कि पानी होता है, तो पानी जिनको क्या करेगा, एक जगह से इसको ले जाएगा और दूसरी जगह जाके क्या कर देगा, इसको डिपॉजिट कर देगा, यानी कि जमा कर देगा। यही प्रोसेस जो है वो होती है विंड के द्वारा, और यही प्रोसेस होती है आइस के द्वारा। आगे दिया हुआ है देखो, एरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड एंड ईटीसी, है ना। तो यानी कि कह रहा है कि जो एरोडेड मटेरियल होता है, यानी कि जो भी टूटे पत्थर या जो रेत वगैरह होता है ना, तो ये सारा जो मटेरियल है ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है किसके द्वारा, वाटर के द्वारा और विंड के द्वारा, है ना। एंड इवेंचुअली डिपॉजिटेड, और कहीं पर जाकर अचानक से क्या कर देते हैं, ये इसको जमा कर देते हैं, यानी कि डिपॉजिट कर देते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये जो दो काम हो रहे हैं, यानी कि एक जगह से तो क्या हो गया, इरोजन हो गया है, यानी कि जो भी विंड है या जो वाटर है वो एक जगह से ये एरोडेड मटेरियल को लेके चली जाती है और दूसरी जगह पे से क्या कर देती है, जाके उसको डिपॉजिट कर देती है। तो इसकी वजह से हमारी जो अर्थ की जो सरफेस है वहाँ पर कई सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रिवर के बारे में, वर्क ऑफ अ रिवर, है ना, यानी कि जो हमारी नदी है वो क्या काम करती है, देखते हैं। द रनिंग वाटर इन द रिवर एरोड द लैंडस्केप व्हेन द रिवर tumbles at steep angle over very hard rocks or down a steep valley side, it form a waterfall। तो यहाँ दिया हुआ है कि जो हमारी जो रनिंग वाटर है, यानी कि जो हमारा बहता हुआ पानी है नदियों का, वो क्या करता है भाई, तो अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज़ को वो क्या करता है, इरोड करता है ना। जब तेज़ी से पानी बहता है नदियों का, तो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को वो क्या करता जाता है, इरोड करता चला जाता है। और आगे दिया हुआ है, व्हेन द रिवर टम्बल एट स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक और डाउन अ स्टीप वैली साइड, इट फॉर्म अ वाटरफॉल। तो कहा जा रहा है कि जब भी ये जो नदी है ना, वो किसी स्टीप एंगल से क्या होता है, स्टीप एंगल से किसी बहुत ही ज़्यादा हार्ड रॉक पर या किसी भी मतलब वैली में, है ना, एक तरह से जब पानी गिरता है, यानी कि कहने का मतलब सिंपल शब्द में, जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है ना, तो वो एक वाटरफॉल जो है वो बनाता है ना, यानी कि जो रिवर है वो एक वाटरफॉल जो है वो बनाती है। आगे दिया हुआ है, एज द रिवर एंटर द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स नोन एज मींडर्स। तो देखो हम जैसा कि हम जानते हैं, जब नदियाँ रॉक्स में से होकर निकल के जाती हैं, यानी कि जो पहाड़ी वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ से जब वो बहती हैं तो उसका बहाव बड़ा तेज़ होता है।
लेकिन आगे दिया हुआ है जैसे ही नदियाँ जो हैं एंटर करती हैं कहाँ पर, प्लेन्स में, यानी कि जो मैदानी क्षेत्र है जो कि समतल होता है, जब वहाँ पर नदियाँ जो है एंटर करती हैं तो उसका जो बहाव है, उसका जो फ्लो है वो धीमा हो जाता है। और वहाँ पर जो नदियाँ हैं वो कैसे बहती हैं, देखो तो यहाँ पर नदियाँ जो हैं वो काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न करते हुए जो है बहती रहती हैं। और जब काफ़ी सारा मतलब ट्विस्ट एंड टर्न करती हैं, मतलब बार बार मुड़ती हैं, कभी इधर मुड़ती हैं कभी उधर मुड़ती हैं, तो इस तरीके से वो क्या करती हैं, बड़े बड़े बेंड्स बनाती हैं, है ना, जिनको मींडर्स कहते हैं। ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड ऑफ द मींडर एंड एंड ऑफ द मींडर लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर। अब देखो क्या कह रहा है कि लगातार क्या होता है भाई, लगातार इरोजन और डिपोजिशन होता है कहाँ पर, अलोंग द साइड ऑफ मींडर, यानी कि जो मींडर की जो साइड्स होती हैं, है ना, जो उसके किनारे होते हैं और जो उसके एंड होते हैं मींडर लूप के, तो क्योंकि वहाँ पर लगातार डिपोजिशन और लगातार जो है एरोजन होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो जो लूप है, मतलब जो भी एंड्स है उसके, वो एक दूसरे के पास आते चले जाते हैं। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मींडर लूप कट ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म्स आ कट ऑफ लेक। अब देखो धीरे धीरे क्या होता है, समय के साथ साथ ये जो मींडर लूप है ये क्या होता है भाई, कट ऑफ हो जाते हैं, यानी कि अलग हो जाते हैं किससे, नदी से, है ना। और जब कट जाते हैं तो ये एक तरह की झील बना लेते हैं जिसको कट ऑफ लेक कहते हैं। क्या कहते हैं, कट ऑफ लेक। और इसी कट ऑफ लेक को हम ऑक्सबो लेक के नाम से भी जानते हैं। आगे दिया हुआ है एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक। तो कभी कभी क्या होता है कि जब नदियों में जब पानी ज़्यादा आ जाता है तो एक तरह से बाढ़ जब आ जाती है तो नदियों का जो पानी है उसके किनारों से भी बाहर बहने लगता है ना। तो दिया हुआ है एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक, है ना, ओवरफ्लो का मतलब किनारों से भी बाहर जाके बहना। तो जब नदियों में पानी ज़्यादा आ जाता है तो वो किनारों से भी ऊपर जाके बहती है, तो क्या होता है, देखो दिस लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज, यानी कि जो आसपास का जो एरिया होता है वहाँ क्या जाती है, बाढ़ आ जाती है एक तरह से, है ना। एज इट्स फ्लड इट डिपॉजिट लेयर ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स अलॉन्ग इट्स बैंक, है ना। अब देखो क्या होता है, जब बाढ़ आती है तो वो अपने किनारों से काफ़ी बाहर जाकर वो नदी जो है बहती है, यानी कि आसपास का जो एरिया है वहाँ तक पानी जो है पहुँच जाता है। और वहाँ क्या करती है नदी जो है, अपने साथ जो सेडिमेंट लाई होती है, जो भी फाइन सॉइल लाई होती है, वो सारा की सारा वहाँ पर क्या कर देती है, डिपॉजिट कर देती है। दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन। अब क्योंकि देखो वहाँ पर वो उसने क्या कर दिया, वहाँ पर आसपास का जो एरिया था वहाँ पर उसने फाइन सॉइल जो है वो डिपॉजिट कर दी। अब क्योंकि वहाँ पर फाइन सॉइल जो है वो डिपॉजिट हो गई तो वहाँ पर एक तरह का फ्लैट फर्टाइल प्लेन जो है वो बन जाता है, जिसको हम फ्लड प्लेन भी कहते हैं, यानी कि एक तरह से जो बाढ़ग्रस्त मैदानी क्षेत्र होता है वो कहलाता है वो, है ना। आगे दिया हुआ है द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लीव्स, है ना, लेवीज कह सकते हैं, है ना, लीव्स नहीं लेवीज। तो जो कह रहा है कि जो उभरा हुआ जो किनारा होता है उसको लेवीज कहते हैं। आगे दिया हुआ है एज द रिवर अप्रोचेज द सी द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेस। आगे दिया हुआ है कि जैसे जैसे नदी जो है वो समुद्र के पास पहुंचती है वैसे वैसे जो पानी का जो स्पीड है वो कम होता चला जाता है। एंड द रिवर बिगिन टू ब्रेक अप इनटू नंबर ऑफ स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज, है ना, डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो जब क्या होता है कि जब नदी जो है वो समुद्र के पास पहुंचती है तो उसका जो बहाव है वो कम हो जाता है और जो नदी है वो काफ़ी सारी धाराओं में बढ़ जाती है। जैसे कि देखो फिगर 3.6 में दिखाया हुआ है, तो यहाँ पर नदी जो है वो काफ़ी सारे चैनल में क्या हो गई है, डिवाइड हो गई है, काफ़ी सारी जो धाराएं हैं वो निकल गई हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। द रिवर बिकम सो स्लो दैट इट बिगिन टू डिपॉजिट इट्स लोड। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो नदी का पानी है वो इतना स्लो हो जाता है कि जो भी ये अपने साथ बहा के लाई होती है, जो भी इसका साथ में जो लोड ये लेके आती है वो सब सारा का सारा जो लोड है ना, वो सब की सब यहाँ डिपॉजिट कर देती है। ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स इट ओवन माउथ। देखो हर एक जो डिस्ट्रीब्यूटरी है या हर एक, इनको हिंदी में कहते हैं वितरका, है ना। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटरी है वो क्या करती है भाई, एक अपना खुद का एक माउथ जो है वो बनाती है, मुहाना जो है वो बनाती है। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम ऑल द माउथ फॉर्म अ डेल्टा। अब ये जितने देखो अलग अलग जितनी भी वितरकाएँ हैं या जितनी भी डिस्ट्रीब्यूटरी हैं, अब वो क्योंकि अपना अपना अलग अलग माउथ बनाएंगी और वहाँ पर जो भी सेडिमेंट्स वो अपनी सप्लाई होती हैं वो सब की सब क्या करती हैं, एक तरह से वहाँ जमा कर देती हैं। और ये सारा सेडिमेंट मिलकर क्या कहलाता है, ये सारा सेडिमेंट मिलकर बनाता है एक डेल्टा। क्या बनाता है, एक डेल्टा बनाता है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं वर्क ऑफ सी वेव्स, यानी कि जो समुद्र की जो लहरें हैं, है ना, उनका क्या काम है, वो क्या काम करती हैं।
तो दिया हुआ है द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स, है ना। तो दिया हुआ है यहाँ पर कि जो इरोजन और डिपोजिशन होता है सी वेव्स के द्वारा, उसकी वजह से काफ़ी सारे कोस्टल लैंडफॉर्म्स जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स, क्रैक डेवलप। आगे दिया हुआ है कि जो सी वेव्स होती हैं, समुद्र की जो लहरें होती हैं, वो लगातार किसी एक रॉक से क्या होती हैं, टकराती हैं, और लगातार टकराने से क्या होता है, उनमें दरारें पड़ जाती हैं, क्रैक्स जो है डेवलप हो जाते हैं। आगे दिया हुआ है ओवर टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइडर, दस होलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स, है ना। अब देखो क्या होता है, जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है वैसे वैसे वो दरारें जो है वो क्या होती जाती हैं, और भी ज़्यादा बड़ी और भी ज़्यादा चौड़ी होती चली जाती हैं, और वो एक तरह से एक केव का जो है शेप ले लेती हैं, एक तरह की गुफा जो है वो बन जाती है, जिसको हम सी केव्स कहते हैं। आगे दिया हुआ है एज दीज कैविटीज बिकम बिगर एंड बिगर ओनली द रूफ ऑफ द केव रिमन, है ना। अब देखो क्या हो रहा है कि देखो लगातार इरोजन होता रहता है। अब ये जो सी केव है वो और भी ज़्यादा क्या होती रहती है, जो है एरोडेड जो है होती रहती है, यानी काफ़ी सारा इरोजन जो है और भी उसका होता रहता है, और ये जो कैविटी होती है वो धीरे धीरे करके बड़ी और बड़ी होती चली जाती है, यानी कि उसका जो इरोजन है वो होता ही चला जाता है। और देखते ही देखते क्या होता है, देखो केवल जो रूफ है वो रह जाती है, और इस तरह से जब रूफ जो है वो बचती है तो एक तरह से उसको कहते हैं हम सी आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सी आर्क कहते हैं। अच्छा, इरोजन जो है वो अभी भी रुकता नहीं है, आगे होता रहता है। तो देखा लिखा हुआ है यहाँ पर फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट, है ना। अब देखो क्या होता है, जब इरोजन और भी ज़्यादा होता रहता है आगे की तरफ, या और इरोजन जो है वो जब होता रहता है तो ये जो रूफ होती है वो भी क्या हो जाता है, मतलब इरोडेड होके और टूट के नीचे गिर जाती है। तो बचता क्या है, केवल उसकी जो वॉल्स होती हैं, जो दीवारें होती हैं, वो उसकी बच के रह जाती हैं। दीज वॉल लाइक फीचर आर कॉल्ड स्टैक्स, है ना। अब ये जो दीवार जैसे जो खंबे जैसे जो खड़े रह जाते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं स्टैक्स। द स्टीप्स रॉकी कॉस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। आगे दिया गया है कि ये जो तीव्र ढाल वाले जो रॉकी जो कॉस्ट होते हैं, है ना, ये लगभग कैसे होते हैं भाई, वर्टिकली एक तरह से ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव द सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ, है ना। तो एक तरह से हमें समुद्र में जो है कुछ जो कह सकते हैं कि जो सी क्लिफ हमें देखने को मिलती हैं, तो वो कैसी होती है भाई, एक तरह से सीधे खड़े जो है चट्टान वो होती हैं, इन्हीं को हम सी क्लिफ कहते हैं। आगे दिया हुआ है द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट अलोंग द शोर फॉर्मिंग बीच, है ना। अब देखो कह रहा है कि ये जो सी वेव्स होती हैं, यानी कि जो समुद्र की जो लहरें होती हैं, ये इन्हीं सेडिमेंट्स को जाके किनारों पर, यानी कि जो इसका जो समुद्र का जो किनारा होता है वहाँ जाके उस सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर देती हैं, जिससे कि वहाँ पर बीच जो है वो बन जाते हैं, यानी कि बीचेस जो है उनका फॉर्मेशन हो जाता है। आगे हम देखेंगे वर्क ऑफ आइस। तो यहाँ दिया गया है ग्लेशियर आर रिवर ऑफ आइस। देखो ग्लेशियर जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बर्फ़ की नदी भी कहते हैं, यानी कि रिवर ऑफ आइस भी कहते हैं। विच टू इरोड द लैंडस्केप बाई बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो, है ना। अब देखो जो ग्लेशियर होते हैं, तो जब ग्लेशियर क्या है, एक तरह से बर्फ़ की नदी है ना। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, ये जो ग्लेशियर होते हैं ये भी लैंडस्केप को जो है इरोड करते हैं, यानी कि ये जो जब बर्फ़ सरकती है, तो जब भी बर्फ़ सरकती है तो वो अपने साथ में जो भी मिट्टी है या जो वहाँ पर पत्थर वगैरह होते हैं उनको भी क्या कर लेके जाती है अपने साथ, जो है एक तरह से खींचती हुई ले जाती है, या वहाँ से इरोड करके ले जाती है। आगे दिया हुआ है ग्लेशियर कार्व आउट डीप हॉलो देयर, है ना। अब देखो क्योंकि वहाँ से मिट्टी या कंकड़ पत्थर जो भी होते हैं वो ग्लेशियर के साथ में आगे चले जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है भाई, एक काफ़ी सारा गहरा गड्ढा जैसा वहाँ बन जाता है, और बाद में क्या होता है, देखो इनमें बर्फ़ भर जाती है, और यही बर्फ़ जो है गर्मियों में जब बर्फ़ ये पिघल जाती है तो सुंदर सुंदर झील जो है वहाँ पर बन जाती है माउंटेन में। आगे दिया हुआ है द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक बिग एंड स्मॉल सैंड एंड सिल्ट गेट डिपॉजिटेड, दिस डिपॉजिट फॉर्म ग्लेशियल मोरेन्स, है ना। आगे दिया हुआ है कि ये जो मटेरियल है ना, जो भी ग्लेशियर अपने साथ में मटेरियल लेके जाता है, मतलब जो भी कंकड़ पत्थर जो भी ये अपने साथ खींच के ले जाता है, तो वो एक जगह पे जाके क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और एक तरह से वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, तो एक काफ़ी सारा मतलब एक आकृति वहाँ बन जाती है, इतने सारे डिपॉजिट की जमा हो जाने से, उसको हम कहते हैं मोरेन, है ना। ग्लेशियल मोरेन उनको हम कहते हैं, यानी कि ग्लेशियर के द्वारा जितना भी एरोडेड मटेरियल है उसके वो एक जगह जाके क्या हो जाता है, सारा के सारा डिपॉजिट हो जाता है, और वहाँ पर जो आकृति बनती है उस डिपॉजिट से, उसको हम ग्लेशियल मोरेन कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्क ऑफ विंड।
तो वर्क ऑफ विंड में आप देखेंगे तो यहाँ दिया गया है हैव यू एवर विजिटेड अ डेजर्ट, है ना, ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ सैंड ड्यून्स। तो ये कह रहा है कि क्या कभी आपने एक रेगिस्तान देखा है, एक डेजर्ट आपने देखा है ना। अगर नहीं देखा है तो आप कुछ पिक्चर जो है सैंड ड्यून्स की वो कलेक्ट कीजिए। यहाँ आगे देखते हैं एन एजेंट एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज विंड। देखो जब बात करते हैं डेजर्ट की, है ना, यानी कि रेगिस्तान की जब हम बात करें तो वहाँ पर इरोजन और डिपोजिशन का जो सबसे ज़्यादा एक्टिव एजेंट है वो क्या है, विंड है। यानी कि वहाँ पर हवा के द्वारा ही क्या होता है, इरोजन होता है और हवा के द्वारा ही डिपोजिशन होता है। आगे दिया हुआ है इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ ए मशरूम, है ना, यानी कि जब हम डेजर्ट में हम जाते हैं तो वहाँ पर हम जब चट्टानों को देखते हैं तो काफ़ी सारी चट्टानें जो है हमें मशरूम की शेप में वहाँ हमें देखने को मिलती है, जिनको हम क्या कहते हैं, कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक्स, है ना। तो ऐसी चट्टानें जो मशरूम की शेप में वहाँ पाई जाती है उनको मशरूम रॉक्स भी कहते हैं। आगे दिया हुआ है विंड एरोडेड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट। अब दिया हुआ है, देखिए जैसे कि रॉक होती है ना, कोई चट्टान होती है, तो जब हवा चलती है तो होता क्या है कि जो लोअर पार्ट है वो ज़्यादा इरोड हो जाता है और उसका जो अपर पार्ट है वो कम इरोड हो पाता है, क्योंकि जब हवा चलती है तो उसके साथ में जो रेत है वो भी उड़ता है ना। और रेत जो है वो क्योंकि भारी होता है तो वो ज़्यादा ऊपर उड़ नहीं पाता है, तो जो रॉक का जो निचला पार्ट है वो केवल उसी को इरोड कर पाता है ना। तो जो निचला वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा इरोड हो जाता है और ऊपर वाला जो पार्ट है वो कम इरोड होता है, जिसकी वजह से जो चट्टानें होती हैं वो मशरूम का शेप ले लेती हैं, है ना। आगे देखें देयरफॉर सच रॉक्स हैव नैरोअर बेस एंड वाइडर टॉप, है ना। अब देखो हमने देखा था अभी, अब क्योंकि देखो जो चट्टानें होती हैं उनका जो कटाव है, जो इरोजन है वो नीचे से ज़्यादा होता है और ऊपर से कम होता है, इसलिए उनका जो निचला वाला हिस्सा होता है वो थोड़ा सा सकरा हो जाता है और ऊपर वाला जो हिस्सा है वो चौड़ा हो जाता है, यानी वाइडर हो जाता है। और आगे कहते हैं व्हेन द विंड ब्लो इट लिफ्ट एंड ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आगे दिया हुआ है कि जब भी हवा चलती है तो उसके साथ में जो रेत है वो उड़ती है और एक जगह से दूसरी जगह जो रेत है वो चली जाती है या उड़ जाती है। और जब हवा रुक जाती है ना, व्हेन इट्स स्टॉप ब्लोइंग द सैंड फॉल एंड गेट डिपॉजिटेड इन लो हिल लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स, है ना। तो जैसे ही हवा चलती है तो ये जो रेत है वो हवा के साथ उड़ती है और वहाँ से ट्रांसपोर्ट होके उड़ती रहती है, और जैसे ही हवा जो है वो स्लो हो जाती है, यानी कि धीमी पड़ जाती है या बंद हो जाती है, वैसे ही ये सारी की सारी जो रेत है वो किसी एक जगह पर जाके क्या हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है और वहाँ पर एक पहाड़ी जैसी आकृति जो है वहाँ पर बना लेती है, जिसको हम सैंड ड्यून कहते हैं। आगे दिया हुआ है व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट द विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। अब देखो क्योंकि रेत जो होती है उसमें कुछ कण जो हैं या उसकी जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ कण जो हैं वो थोड़े भारी होते हैं और कह सकते हैं कि कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जो काफ़ी छोटे और काफ़ी हल्के होते हैं, है ना। अब जब पार्टिकल छोटे होंगे, हल्के होंगे, तो वो क्या होगा, हवा उनको ज़्यादा दूर तक ले जा पाएगी, है ना। देखो जो भारी या हैवी जो पार्टिकल होते हैं वो तो वहीं गिर जाते हैं, है ना, ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते हैं। लेकिन रेत के वो पार्टिकल जो काफ़ी लाइट हैं या काफ़ी छोटे हैं तो वो हवा के साथ काफ़ी दूर तक चले जाते हैं। और आगे दिया हुआ है व्हेन सच सैंड इज डिपॉजिटेड इन लार्ज एरियाज इट इज़ कॉल्ड लोयस, है ना, लोयस। तो कहा जा रहा है कि जब इस तरीके से सैंड जो है वो बड़े दूर तक के एरिया में, या कह सकते हैं कि बड़े लार्ज एरिया में जब वो सैंड जो है वो फैल जाती है तो इसी को हम लोयस कहते हैं। लार्ज डिपॉजिट ऑफ लोयस इज़ फाउंड इन चाइना। तो इस तरह के जो लोयस हैं वो आपको चाइना में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है, और अगर आपको हमारी वीडियो जो है पसंद आती है, हमारी मेहनत आपको पसंद आती है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको और भी इस तरह की जो वीडियो है मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।